जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी के द्वारा अभी घोषणा करी गई कि हम जल्द ही फारसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कैसे मिलता, कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है और संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है। इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शास्त्रीय भाषाएं। अगर तुमने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी होगी तो इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा क्लासिकल लैंग्वेज के। और देखो, अभी तक हमारे देश में 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। मैं इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से देख लो। तमिल है, इसे 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल को कब दिया गया था? 2004 में। इसके बाद संस्कृत को दिया गया 2005 में, कन्नड़ को दिया गया 2008 में, तेलुगु को दिया गया 2008 में। ये दोनों भिन्न भिन्न समझ लो या भैया भैया समझ लो कि क्या है, कन्नड़ और तेलुगु दोनों को एक साथ मिला। और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। तो कैसे हो गया? KTM हो गया। KTM बाइक का नाम सुना होगा ना, इस तरीके से याद कर लो। तो मलयालम और उड़िया को कब दिया गया था? 2014 में। उसके बाद से किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। बार बार मांग करी गई, जैसा भी ममता बनर्जी के द्वारा करी जा रही कि बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दो। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो भाषाएं हैं, जैसे फारसी है, प्राकृत है, पाली है, इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाने की बात चल रही। तो ये देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसी भाषा को कैसे मिलता। देखो, कोई भी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में आ सकती है अगर वो 4 कंडीशन को पूरी करती है। कौन सी? कि उसका जो प्रारंभिक ग्रंथ है कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। कोई भाषा है, अगर वो उसका जो ग्रंथ है वो 1500 से 2000 साल पुराना है तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है? प्राचीन साहित्य ग्रंथों का हिस्सा हो। जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए थे, साहित्य लिखे गए थे, उसमें उस भाषा का प्रयोग किया गया हो और जिसे बोलने वाले लोगों द्वारा मूल्यवान माना जाता हो और जो उस भाषा को बोलते हो वो उसे मूल्यवान समझते हो। इसे फारसी से कनेक्ट करके देखो, फारसी से कनेक्ट करके देखो कि प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, तो इसमें है ये कंडीशन। प्राचीन ग्रंथों का हिस्सा हो, फारसी बहुत पहले से बोली जाती और इसे बोलने वाले लोगों द्वारा मूल्यवान माना जाता हो। फारसी जो भाषा बोलते हैं वो इसे मूल्यवान मानते हैं। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता पाई जाती हो, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा और साहित्यिक आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हो। मतलब इसकी जो शास्त्रीय भाषा और साहित्य है ना, वो ऐसा ना हो कि आजकल की जो भाषा चल रही है उससे मैच करते हो, इनसे थोड़ा सा अलग हो। तो ये 4 कंडीशन अगर कोई भाषा पूरी करती तो उसे हमारे देश में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता। कौन देता? संस्कृति मंत्रालय। याद रखना, हमारे देश में ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2004 में गाइडलाइन जारी करी गई थी और वही क्या करती है? शास्त्रीय 2004 कह रहा हूं, 2014 में गाइडलाइन जारी करी गई थी कि इन भाषाओं को हम क्या देंगे? शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देंगे अगर कोई इन कंडीशन को, टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता तो कौन देता? संस्कृति मंत्रालय। अभी देख लो कि हमारे संविधान में भाषा कहां पर रखी गई। तो 8वीं अनुसूची है, याद होगा, पढ़ाया था। 8वीं अनुसूची में टोटल पहले कितनी भाषाएं थी? 14। अब कितनी हो गई वर्तमान में? 22। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? 8वीं अनुसूची में थी 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई? 22। कब जोड़ी गई? 21वां संशोधन 1967, याद होगा, 1967। और फिर इसके बाद कौन सा आया था? 71वां। फिर इसके बाद कौन सा हो गया था? 92वां संविधान संशोधन। इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसमें बोडो मास का नियम मैंने समझाया था। बोडो मास, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इसमें मैंने तुम्हें बताया था। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो मास 4 भाषा। 71 के द्वारा 3 और 21 के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। यहां पर लिख दो, चलो, सिंधी। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो पहले कितनी थी? 14, अब कितनी हो गई? 22। अभी मैंने तुम्हें बताया 3 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। कौन कौन सी बताई मैंने तुम्हें? फारसी, पाली और प्राकृत। याद रखना, कौन कौन सी?
फारसी, पाली और प्राकृत। तो टोटल 6 थी ये, 1 2 3 4 5 6 थी। अब कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। 1 2 3, ये कितनी हो गई? 9। तो टोटल 9 भाषाएं हो जाएंगी अगर इन सबको क्या दिया जाता, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि फारसी भाषा मतलब क्या है। फारसी भाषा 20वें नंबर की सबसे ज्यादा भाषा बोलने जाने वाली भाषा है। यानी कि जैसे भाषाओं का क्रम अगर लगा देते हैं तो 20वें नंबर पर आती है फारसी, जिसे बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। और फारसी भाषा देखो कौन कौन से देश में बोली जाती है, जैसे बहरीन हो गया, ओमान हो गया, इराक हो गया, है ना, इराक हो गया, इराक तो लिख दूं, इराक, और यूएई हो गया। इन देशों में क्या बोली जाती? फारसी भाषा बोली जाती। तो इन देशों से क्या होगा, अगर हम फारसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देते तो क्या फायदा होगा कि इन देशों से हमारे जो कनेक्शन है वो और ज्यादा मजबूत होंगे, रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। तो इस वजह से हम इसे फारसी भाषा को क्या दे रहे हैं? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हैं। और संविधान के अंदर कौन सा भाग है? तो 17वां भाग है। आर्टिकल कौन से है? 343 से 351 तक। अगर आर्टिकल भी पूछ ले तो छोड़ कर मत आना, अभी से ठोक के आना। कभी फिर कहोगे पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया था लेकिन तुमने ध्यान से सुना नहीं था, क्योंकि गलती तुम्हारी निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया ना, अब तुम ध्यान से सुन नहीं रहे। तो देखो 17वां भाग है और 343 से 351 है। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा आ जाता, कभी कहो कि ये तो 17वां ऐसे लिखवाया था, ये तो यहाँ ऐसे लिखा आ गया, तो रोमन गिनती में भी लिखा आ जाता। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब तुम कहोगे इन्हें भाषाओं को याद करने की ट्रिक बताओ। अब मैं तुमसे बता रहा हूं, ये अगर मैंने ट्रिक बता दी, अगर इन्हें बाद में दिया गया दर्जा, तुम्हारी ट्रिक बेकार हो जाएगी। तो इसे ट्रिक पर ध्यान मत दो, अपना अच्छे से याद करो। 6 सारी भाषाएं, ज्यादा नहीं है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फारसी भाषा को जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा है, किसके तहत दिया जा रहा है? हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिया जा रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारे देश में अब तक कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है? तो याद रखना, पहली कब आई थी? 1968 में। दूसरी कब आई? 1986। इसे उल्टा कर दो 6-8 को, तो 1986 में। यहाँ पे तो स्पेस ही कम हो गया। तो पहली 1968, दूसरी 1986, और तीसरी कब आई थी? 2020 में। तो याद रखना 3 हमारे देश में क्या है, एजुकेशन पॉलिसी आई है अब तक, 1968, 1986 और 2020। जैसे पुलिस का एग्जाम हो गया, सीटेट का एग्जाम हो गया, या आरओ की तैयारी कर रहे हो, इनमें इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाता। तो आई होप सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड मन में डाउट रह गया हो, कोई शंका हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।